हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वो है गवर्नमेंट जॉब लगने के क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं किसी भी कुंडली में। तो मैं एक पर्टिकुलर कुंडली लेकर आया हूँ जिसमें कि मैंने प्रेडिक्शन दिया था नेटिव को, और उसका गवर्नमेंट जॉब लग गया ईश्वर की दया से। तो ये मेरी प्रेडिक्शन करेक्ट गई थी। तो मैंने कौन कौन सी चीजें इसमें देखी, हालांकि कंप्लीटली एक कुंडली को यहाँ पर मैं एनालाइज करके यूट्यूब पर कोई वीडियो बना के भेजूं, वो पूरी तरह सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक कुंडली को एनालाइज करने में घंटों लगते हैं और कितने कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं, और इसके बाद हम कुछ कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो ऐसा कोई स्नैपशॉट फॉर्मूला नहीं होता गवर्नमेंट जॉब का आज के टाइम पर, क्योंकि मल्टीपल टाइप ऑफ जॉब्स हैं और कॉम्बिनेशन होते हुए भी बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब करना ही नहीं चाहते और उनके लिए अप्लाई तक नहीं करते हैं, काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी। तो जो मेट्रो सिटीज में तो गवर्नमेंट जॉब बहुत ही कम लोग अप्लाई करते हैं, जब तक कि उनका कोई यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन ना हो तो वो प्रेफर ही नहीं करते। लाइक आईआईटी वगैरह में जो स्टूडेंट होते हैं उनमें 99% लोग तो प्राइवेट एमएनसीज को देखते हैं और उन्हीं में जाते हैं। जो तो आज के टाइम पर ये प्रेडिक्शन उतना ज्यादा इजी नहीं है, मगर हम उसके लिए इसको प्रेडिक्शन हमें करना चाहिए जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पायरेशन रखता हो कि मुझे जाना है उसमें। तो ये एक ऐसा ही नेटिव है जिसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। ये टाइम ऑफ बर्थ है 115, मेरठ का बर्थ है इसका, नेटिव का, मेरठ यूपी का। और ये मेरे पास आए और मैंने इनको प्रेडिक्शन दिया। ये गर्ल चाइल्ड है और वो प्रिपेयर कर रही थी, और ईश्वर की दया से वो प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट गई। तो मैं इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस बताऊंगा, कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमें देखने चाहिए। फर्स्टली गवर्नमेंट जॉब है, ये राजकर्म है, गवर्नमेंट का काम है, तो कुंडली थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो होनी चाहिए, उसके अंदर प्लेनेट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और मेनली जो प्लेनेट्स का रोल होता है गवर्नमेंट जॉब में, वो ल्यूमिनरीज दोनों, सन एंड मून, दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बली होने चाहिए। दूसरा, हाउसेज जो इन्वॉल्व होते हैं, सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब इज ए सर्विस, उसमें हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस ऑफ द कंपटीशन, क्योंकि बगैर कंपटीशन है आजकल कहीं भी जॉब नहीं लग सकता। सेवेंथ हाउस होता है पद प्राप्ति का। इसके बाद 10th हाउस होता है प्रोफेशन का, और 11th हाउस होता है गेम का, इच्छा पूर्ति का। तो ये हाउसेस तो मिनिमम इन्वॉल्व होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। इन हाउसेस को हमें देखना पड़ेगा, इनका रोल होगा जब भी किसी भी नेटिव का जॉब लगेगा। अब गवर्नमेंट का कारक सभी तरह की एस्ट्रोलॉजी में सूर्य या सन होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गवर्नमेंट जॉब करेगा, मगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी जॉब है। अथॉरिटी का भी कारक होता है सूर्य। तो यहाँ पर सन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मून इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो लंबे टाइम तक आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपके माइंड के अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आपकी जो बुद्धि है चारों डायरेक्शन में चलनी चाहिए। जब तक ल्यूमिनरीज मतलब जो प्रकाश देते हैं उन ग्रहों का असर वो स्ट्रोंग नहीं होंगे, आपकी माइंड चारों तरफ काम नहीं करेगा, आपका मन अलग अलग चीजों को अपने अंदर ले नहीं पाएगा। फिर मरकरी एक्चुअली बुद्धि का कारक होता है, तो एजुकेशन के लिए मरकरी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्दर जो इसमें प्लेनेट इन्वॉल्व होता है वो हमारा होता है जुपिटर। वो ज्ञान और नॉलेज का कारक है, किसी भी चीज को एक्सपेंड करने के काम में आता है, तो जुपिटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मरकरी क्योंकि इंटेलिजेंस का कारक है, बगैर इंटेलिजेंस के जॉब लग नहीं सकता आज के टाइम पर। इसके बाद जुपिटर नॉलेज का कारक है। सैटर्न एंड मार्स ये दोनों एक्चुअली अथॉरिटी के कारक हैं। मार्स को मैं इसलिए ले रहा हूं कि आज की डेट में जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब मार्स से रिलेटेड निकलते हैं। लाइक आपको आर्मी में जाना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहते हो, तो मार्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और ज्यादातर जॉब आप इसी से रिलेटेड निकलते हैं। तो ये मैंने कुछ एक प्लैनेट्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बताया। फिर जिसमें पब्लिक से बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसे जॉब के लिए सैटर्न भी कारक हो जाता है। और बहुत सारी एस्ट्रोलॉजीज में जैसे नंदी नाड़ी एटसेट्रा में सैटर्न को ही प्रोफेशन का कारक माना जाता है, और 10th हाउस का कारक भी हम सैटर्न को मानते हैं। तो ऐसे जॉब जिसमें पब्लिक या मासेस से किसी तरीके का लिंक हो तो उनका सैटर्न भी कारक हो जाता है। तो एक तरीके से कह सकता हूँ कि मैंने करीब करीब सभी प्लैनेट्स को यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया है। मैं वीनस को भी इन्वॉल्व करूंगा, अभी देखिएगा। और जो दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जेमिनी के, वो है अमात्य कारक एंड पुत्र कारक। पुत्र कारक गलत लिख दिया है, दारा कारक एंड अमात्य कारक होते हैं।
अमात्य कारक एक्चुअली होता है प्रोफेशन से रिलेटेड। तो जेमिनी के आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता लग गया होगा, ये 10th हाउस का भी कारक होता है, सेकंड हाउस का भी कारक होता है, 5th हाउस का भी कारक होता है। तो अमात्य कारक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको हम विंशोत्तरी या पाराशरी के अंदर भी हम अमात्य कारक को देखेंगे। धारा कारक एक्चुअली 7th हाउस का कारक होता है, तो 7th हाउस भी पद प्राप्ति के लिए होता है। तो जेमिनी के दो कारकों को हम बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ज्ञाति कारक या जीके को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस का कारक जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा या उसका कोई रोल नहीं होगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं इस कुंडली को एनालाइज करूंगा आपके सामने, हाउ टू एनालाइज दिस। तो लग्न भी आपको देखनी है। लग्न बहुत स्ट्रॉन्ग हुए बगैर नेटिव का कोई बड़ी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लग्न वीक होगी तो उसकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होती है, उसकी पर्सनैलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है कंपटीशन या इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। नेटिव एस्पायर कर रहा था आईएएस सिविल सर्विसेज, उसमें नहीं हुआ, मगर अच्छी सर्विसेज में हो गया उसका। सिविल सर्विसेज में क्यों नहीं हुआ, तो मैंने सबसे पहले इस नेटिव की लग्न को देखा, डिफिकल्टी से सिलेक्शन हुआ मगर हुआ। तो लग्न को देखा, तो लग्न को आप देख लीजिए इस कुंडली के अंदर, इसको नहीं तो कोई प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, ना वहां पर कोई भी प्लेनेट प्लेस्ड है। तो लग्न एक ठीक है, यदि कोई भी प्लेनेट एस्पेक्ट नहीं कर रहा हो, कोई भी प्लेस नहीं हो, तो वो न्यूट्रल है, वो मिडिल हो गया, खराब भी नहीं है बहुत अच्छा भी नहीं है, तो इट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां से मूव करता हूं लग्न लॉर्ड पर। तो लग्न लॉर्ड तीसरे हाउस के अंदर बैठा हुआ है, ये नीच का या डेबिलिटेड नजर आ रहा है, मगर यहां पर ये इसका लॉर्ड, साइन का लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है मार्स, तो नीच भंग राजयोग बन जाता है ऐसे केस में। तो नीच भंग हो रहा है यहाँ पे सैटर्न का, या तो उसका एक्सल्टेड साइन का लॉर्ड एस्पेक्ट कर ले या उसको उस साइन का लॉर्ड एस्पेक्ट कर ले, तभी भी नीच भंग हो जाता है। तो नीच भंग राजयोग का ये होता है कि उसमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग नहीं होता, विद द डिफिकल्टी आपको फ्रूट मिल जाते हैं। तो विद द डिफिकल्टी यहाँ पे मिलने वाले हैं, क्योंकि लग्न नीच भंग राजयोग फॉर्म कर रही है। अब बाकी मैं प्लैनेट्स की तरफ देखता हूँ इस कुंडली के अंदर, जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी प्लैनेट्स को एक बार थोड़ी सरसरी नजर से देखा, तो मुझे एक बड़ी अमेजिंग चीज इसके अंदर नजर आई कि इसके अंदर 4 प्लैनेट्स वर्गोत्तम है। 4 कौन कौन से वर्गोत्तम है देखिए। अब मरकरी यहाँ पे है, और मरकरी यहाँ पर 2 साइन में इस कुंडली के अंदर, सॉरी मरकरी नहीं है, सन 2 साइन के अंदर है, तो इस कुंडली के अंदर सन भी 2 साइन के अंदर है, तो ये भी वर्गोत्तम हो गया देखिए। तो सूर्य वर्गोत्तम है यहाँ पर। इसके बाद मैं नेक्स्ट चला जाता हूँ, सूर्य के बाद जब मैं देखता हूँ इसमें जुपिटर, देखिए इसमें भी 1 साइन में, और D9 कुंडली के अंदर भी 1 साइन में। जो भी प्लेनेट दोनों D1 और D9 में सेम साइन में होता है उसको वर्गोत्तम बोलते हैं। फिर मैं मार्स को देखता हूं, तो मार्स इसमें भी 7 साइन में, और यहाँ पर D9 के अंदर मैं एक्चुअली मार्स को प्लेस करना भूल गया हूं, ये मार्स D9 में भी 7 साइन में ही है, तो मार्स भी इसके अंदर वर्गोत्तम है। तो 4 नहीं 3 प्लैनेट्स इस कुंडली के अंदर वर्गोत्तम है, तीनों ही प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हो गए। तो देखिए यहाँ पे एक सन स्ट्रॉन्ग बन गया आपका। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये मैंने वर्गोत्तम प्लैनेट देख लिए, 3 प्लैनेट स्ट्रॉन्गर हैं। अब इनका कोई रोल भी होगा या नहीं होगा ये हम देख लेते हैं। अमात्य कारक मैंने मार्क किया, तो अमात्य कारक यहाँ पर मून है, और दारा कारक को भी मैंने मार्क किया है, सभी कारकों को यहाँ पर मार्क किया है। तो दारा कारक इसके अंदर वीनस शुक्र है, तो ये भी हमने मार्क कर लिया है। अब देखता हूं मैं इसके अंदर कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं, क्योंकि बगैर राजयोग के भी गवर्नमेंट जॉब लग नहीं सकता। एनालिसिस मैं बाद में करूंगा, अभी मैं केवल प्लैनेट्स की स्थिति देख रहा हूं। एनालिसिस के लिए लेटर ऑन मैं बताऊंगा किस तरीके से एनालिसिस करना है, एंड तक आप देखते रहिएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एक पैरामीटर पे आप जाएंगे तो आप पहुंच ही नहीं सकते, उसमें मल्टीपल क्वालिटीज होनी चाहिए कुंडली के अंदर। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 3 ये प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है, इनका रोल है या नहीं है वो मैं लेटर ऑन देखूंगा। सभी प्लेनेट्स को देख लिया मैंने, नीच के भी 2 एक प्लेनेट है सैटर्न, उसको भी मार कर लिया है, मगर वो नीच भंग बना रहा है। मून भी यहाँ पर नीच का है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है बहुत बड़ा। चंद्रमा नीच का हो गया क्योंकि 8 साइन के अंदर है, और इसका कोई नीच भंग भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद देखिए मरकरी,
मरकरी यहाँ पे कंबस्टेड है, जो इसका फिफ्थ लॉर्ड है मरकरी भी कंबस्टेड है। तो ये आपके 3 प्लेनेट यहाँ पे वीक हो गए, मगर सैटर्न नीच भंग राजयोग बना रहा है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब इसमें मैं और राजयोग देखता हूँ इस कुंडली के अंदर कौन कौन से राजयोग पॉसिबल है। तो राजयोग मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सन और मरकरी का हमेशा ही राजयोग होता है, उसके हम बोलते हैं बुधादित्य योग। तो बुधादित्य योग सभी की कुंडली में होता है, तो इसको मैं उतना ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आदमी जीता है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तो बुधादित्य योग के भरोसे वो कुछ ना कुछ करता रहता है। मगर यहाँ पे सन और मरकरी बुधादित्य योग के अलावा बहुत स्ट्रॉन्ग एक राजयोग बना रहे हैं कि मरकरी एक्चुअली यहाँ पे ट्राइन का लॉर्ड है और सन केंद्र का है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग केंद्र में बन रहा है, तो इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग राजयोग। केंद्र त्रिकोण राजयोग केंद्र में बन रहा है, जो प्लेनेट बना रहा है इससे सन, वो अपना में वर्गोत्तम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, उसमें सन स्ट्रॉन्ग है। मरकरी के कम्बिनेशन का इतना ज्यादा पाप नहीं लगता, उतना खराब नहीं माना जाता। क्लोज कंजंक्शन नहीं है, क्लोज कम्बिनेशन नहीं है, दोनों में 5-6 डिग्री का डिफरेंस है। तो मरकरी का कम्बिनेशन हम तभी मानकर चलेंगे, मरकरी इनइफेक्टिव होता है यदि वो 2 या 3 डिग्री तक कंबस्टेड हो, उससे ज्यादा कंबस्टेड हो तो उसको उतना खराब मानने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजयोग बन रहा है सन और मरकरी का। मैं इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग की तरह मान के चल रहा हूँ। 7th लॉर्ड और 5th लॉर्ड का राजयोग है, ये बुधादित्य बनाते हैं। एक और राजयोग बन रहा है, इसमें सैटर्न और मार्स का म्यूचुअल एक्सपेक्ट है, मतलब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये दोनों भी इसके अंदर केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड हैं। देखिए ये तो 10th लॉर्ड हो गया मार्स, और ये लंग लॉर्ड हो गया सैटर्न। हालांकि ये डेबिलिटेटेड है, पर मैंने कहा ये नीच भंग राजयोग बना रहा है, तो यहाँ पे सैटर्न भी 2 राजयोग बना रहा है। एक तो आपका एक्सचेंज कर रहा है केंद्र त्रिकोण राजयोग विद द मार्स, और मार्स यहाँ पे ध्यान रखना एक 10th लॉर्ड है, मैं प्रोफेशन से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। तो मार्स यहाँ पर राजयोग बना रहा है विद द सैटर्न, दैट इज लंग लॉर्ड। और 10th और लंग लॉर्ड के बीच का राजयोग नेम फेम का राजयोग होता है। इसका हाउस उतना बेटर नहीं है क्योंकि इसका हाउस 3rd हाउस है, मगर ये फिर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण में आकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बन जाए, लग्न का 10th का राजयोग बन जाए, तो वो नेम और फेम का योग होता है, वो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग राजयोग। तो ये देखिए एक और राजयोग यहाँ पर बन रहा है। इसके बाद सैटर्न नीच भंग राजयोग बना रहा है, तो मुझे यही राजयोग इसमें नजर आए। आप लोगों को और कोई दिखता है तो आप उसको एनालाइज कर सकते हो। तो मैंने जो राजयोग यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब मैं जेमिनी के राजयोग भी यूज करूंगा, क्योंकि मैं बगैर कंपोजिट टेक्निक किसी भी उसको करता नहीं हूँ। जेमिनी में राजयोग कब बनते हैं, आपने जेमिनी सीरीज मेरी देखी होगी तो पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ जिन्होंने नहीं देखे। जेमिनी में 7 कारक होते हैं, और कारकों का ऑर्डर होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है ए के, सेकंड हाईएस्ट एम के, 3rd बी के, 4th एम के, 5th पी के, 6th जी के, 7th डी के होता है। राहु और केतु को कंसिडर नहीं करना है। अब राजयोग बनते हैं यदि ए के, ए एम के, डी के और पी के, ये चारों कारक एक दूसरे को जेमिनी दृष्टि से एस्पेक्ट कर ले या एक साथ बैठ जाए, और साथ में वीनस और मून वो दो एक दूसरे को एस्पेक्ट कर लें या एक साथ बैठ जाए, तो वो जेमिनी के हिसाब से राजयोग बनते हैं। तो जेमिनी राजयोग बड़े सिंपल है। तो यहाँ पे D1 में मैंने जेमिनी राजयोग को मार्क करने की कोशिश की है। पीके और एएमके के बीच में राजयोग बन रहा है। पीके है मेरा यहाँ पे मैंने मार्क किया जुपिटर, और एएमके है ये मून, ये दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ये चर राशि है, ये स्थिर राशि है। हर एक चर राशि स्थिर राशि को एस्पेक्ट करती है, पास वाली को नहीं करती। दूसरा राजयोग है वीनस और मून, देखिए आप वो भी एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। मून 8 साइन में, वीनस 4 साइन में, तो ये दूसरा राजयोग है D1 में। फिर वीनस डीके है और मून एएमके है, तो इस हिसाब से भी ये राजयोग फॉर्म हो गया। तो 3 जेमिनी के राजयोग इसके अंदर बन रहे हैं। आप मेरी जेमिनी की सीरीज जरूर देख लीजिएगा, 25 वीडियोस में उसके अपलोड करूंगा, कुछ कर चुका हूं, बाकी कर दूंगा। तो आप जेमिनी आसानी से सीख सकते हो, और प्रेडिक्शन देने में पाराशरी से बहुत ज्यादा आसान जेमिनी है, और सटीक प्रेडिक्शन होते हैं। अभी यहाँ पे भी मैं प्रेडिक्ट करूंगा जेमिनी से, देखिए। इसके बाद D9 में हम चले जाते हैं। D9 में भी राजयोग देखने होते हैं। जेमिनी का ये सूत्र है, आप ध्यान रखेंगे कि यदि D1 में राजयोग बन रहे हैं और यदि D9 में उससे कम राजयोग बन रहे हैं, तो आपको जो रिजल्ट जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे थोड़ा कम आएगा, और ज्यादा बन रहे हैं तो रिजल्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा बेटर होगा।
या जैसे D1 में कई राजयोग बन गए तो आपका वो काम हो जाएगा, मगर वो उसमें बाद में उतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो गवर्नमेंट जॉब तो लग जाएगी, मगर गवर्नमेंट में जॉब में जाने के बाद आप एंजॉय नहीं करोगे यदि D9 में राजयोग उतने ही रहते हैं, या वो उससे ज्यादा नहीं होते या उतने कम हो जाते हैं। कम होने पर उसका स्वाद जो होता है, टेस्ट उतना बढ़िया नहीं रहेगा। D1 आपको रिजल्ट दे देगा, मगर D9 में यदि राजयोग कम हो जाते हैं तो उसका स्वाद जो आएगा आफ्टर दैट, आपने खाना बना लिया मगर खाते टाइम आपको वो उतना टेस्ट नहीं आएगा जितना बनाते टाइम आप सोच रहे थे आने वाला है। तो यहाँ पे D9 में केवल एक ही राजयोग बन रहा है और वो बन रहा है AK और DK का। इस D9 के अंदर यहाँ पे राजयोग बन रहा है, AK मरकरी है और DK वीनस है, इसके अलावा कोई भी राजयोग नहीं बन रहा। और वो भी फर्दर ये आपका एफ्लिक्ट हो रहा है राहु केतु एक्सिस पर, तो उतना मजेदार राजयोग इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे D1 में काफी स्ट्रॉन्ग राजयोग 3 बन रहे हैं। अब आपको और देखना है धनयोग, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगेगा चाहे किसी भी लेवल पे लग जाए वो, तो गवर्नमेंट जॉब के केस में धनयोग भी बनेगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो धन कमाएगा ही। जिसका गवर्नमेंट जॉब लग रहा है वो एकदम पूरा तो हो नहीं सकता, तो पैसा है वो अपनी जो भी नीड है, तो गवर्नमेंट जॉब का पर्सन अपनी जिंदगी की सारी नीड तो पूरी कर ही लेता है, तो वो उसके अंदर धनयोग भी एडजस्ट करना चाहिए। इस कुंडली में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग धनयोग बन रहा है। धनयोग जनरली बनता है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस में किसी तरीके का लिंक बन जाए। पहला भाव, दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव। इस कुंडली में मैं देखता हूं तो सैटर्न और जुपिटर का यहाँ पर कंजंक्शन हो रखा है। सैटर्न एंड जुपिटर कंजक्टेड है इन 3rd हाउस। तो आप ध्यान से देखेंगे तो सैटर्न लग्न लॉर्ड है और जुपिटर 11th लॉर्ड है, तो ये धनयोग बन गया। जुपिटर 2nd लॉर्ड भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग धनयोग बन रहा है। लग्न 11वां भाव और दूसरा भाव कंबाइंड हो रहे हैं 3rd हाउस के अंदर। एफर्ट तो करने पड़ेंगे नेटिव को, 3rd हाउस अपने आप में एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, मगर धन प्राप्ति का योग है इस नेटिव के पास। अब मैंने सारे यहाँ पर जो योग मुझे नजर आए वो मैंने आपको बता दिए। आपको और भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मुझे टाइम की लिमिटेशन है, मैं 1 घंटे तक इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और मेरा काम सिंपली आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाना है। तो एस्ट्रोलॉजी में आप क्या क्या देख सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कितनी प्रैक्टिस है। यहाँ पर 3 चार्ट इंपॉर्टेंट होंगे, D1, D9 एंड D10, और तीनों को हम इंडिपेंडेंटली देखेंगे। और तीनों चार्ट्स में D10 चार्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। D1 चार्ट में आपको जो भी इवेंट दिखाई दे रहा है वो तब तक नहीं होगा जब तक कि उसको डिविजनल चार्ट कंफर्म ना करे। D1 चार्ट एक बेसिक आइडिया देता है, क्योंकि 2 घंटे तक सभी लोगों का D1 चार्ट यही होगा जो भी पैदा हुए थे उस दिन। तो 2 घंटे तक जितने भी लोग हैं वो सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है। तो आपको ज्यादा कंफर्म करने के लिए हमेशा डिविजनल चार्ट आप देखिए। जो लोग केवल D1 चार्ट के बेस पर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं उनकी प्रेडिक्शन कभी भी सही हो नहीं सकती। D1 चार्ट केवल आइडिया देता है। तो D1 चार्ट मैंने जैसे बताया 2 घंटे में करोड़ों लोग पैदा हो जाते हैं, करोड़ों नहीं कम होते होंगे पर बहुत लोग पैदा होते हैं, उन सबको गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकता। तो अब डिविजनल चार्ट सबका अलग होगा। कई लोग नक्षत्र लगाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि सिखाने का मेरा ऑब्जेक्टिव है, वो नक्षत्र लगाने की कोई नीड ही नहीं है यहाँ पे कि वो इसके नक्षत्र में है, ये उसके नक्षत्र में है। जब हम डिविजनल चार्ट पे पहुंच जाते हैं तो इनकी गहराई में मैं बाद में बताऊंगा, नक्षत्र अपना आप आ जाते हैं। डिविजनल चार्ट का डिवीजन ही इस हिसाब से किया हुआ है, इसलिए पाराशरी में नक्षत्रों का कोई स्पेशल बहुत रोल होता नहीं है। तो पाराशरी में आप कई इधर उधर की चीजों को लाकर यदि मिक्स करेंगे तो आप सफर करेंगे, आपकी जो प्रेडिक्शन है वो करेक्ट नहीं होगी। तो नक्षत्रों को एक्सक्लूड कर दें आप। जब हम डिविजनल D9 और D10 चार्ट देख रहे हैं वो नक्षत्र से लिंक है। आप वेट करिएगा, मैं कैसे लिंक है वो आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं अब आ जाता हूँ, इसका एनालिसिस करता हूँ नेटिव का। देखिए 10वां भाव इंपॉर्टेंट होता है जॉब के लिए, लग्न इंपॉर्टेंट होती है, 6ठा भाव इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं इसका 10वां भाव देखता हूँ, उसमें अमात्य कारक बैठा हुआ है। ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है जर्मनी के हिसाब से। 10th और 11th से यदि AM के लिंक हो तो उसको प्रोफेशनली काफी अच्छा राइज मिलता है विद द लेस स्ट्रगल। तो यहाँ पे 10th भाव में अमात्य कारक मून बैठा हुआ है। अब इसको डेबिलिटेड वगैरह मत देखिए, अब आप इसे केवल मून देखिए। अमात्य कारक है, इट इज इन 10th हाउस, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। फर्दर देखिए इस 10वें भाव को सूर्य देख रहा है, सन। हालांकि सूर्य यहाँ पे वैसे वीक हो जाता है, मगर वर्गोत्तम है। 10वें भाव को सूर्य देख रहा है, 10वें भाव को मरकरी देख रहा है।
इसके बाद हम क्या करते हैं इसके अंदर, 10th लॉर्ड इन 9th, 10वें भाव का स्वामी 9th में भाग्य भाव में चला गया। 10th लॉर्ड इन 9th एंड 9th लॉर्ड इन 10th इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन, इट्स ए वेरी गुड प्लेसमेंट, अच्छा प्लेसमेंट है। भाग्य भाव में चला गया तो 10th लॉर्ड की जब भी दशा होगी वो भाग्य भाव की भी दशा होगी। तो इस नेटिव को 10th लॉर्ड की दशा में भाग्य भी इसका साथ देगा, क्योंकि एक प्लेनेट अपनी दशा में लॉर्डशिप का तो रिजल्ट देता ही देता है, मगर प्लेनेट जहां प्लेस्ड हो उस भाव के भी रिजल्ट देता है। तो इसकी जब भी मार्स की दशा आएगी वो बहुत स्ट्रोंग होगी। अमात्य कारक यहाँ पे बैठा हुआ ये पॉजिटिव साइन है, इसका जुपिटर वर्गोत्तम है, ये पॉजिटिव साइन है। आप देखिए इसका 10th लॉर्ड वर्गोत्तम है, वो पॉजिटिव साइन है, और सूर्य भी वर्गोत्तम है। तीनों प्लेनेट जो की प्लेनेट होते हैं प्रोफेशन के लिए वो इस नेटिव के लिए वर्गोत्तम है, और तीनों ही प्लेनेट्स का कनेक्शन आप ध्यान से देख लीजिएगा। कनेक्शन इसका सन का कनेक्शन 10th हाउस से बन रहा है, 10th हाउस को सन ने एस्पेक्ट कर रहा है। इसके बाद मार्स 10th लॉर्ड हो गया, और इसके बाद वो 9th हाउस में बैठा है तो भाग्यस्थान में बैठ गया, तो भाग्य भी काम करेगा। अब मैं देखता हूं, देखिए जुपिटर जो है वर्गोत्तम वो इसके 7th हाउस को देख रहा है, तो 7th हाउस भी इसका बेटर हो गया एक तरीके से। 7वां भाव स्ट्रोंग हो जाए, क्योंकि 7वें भाव का भी रोल होता है प्रोफेशन के अंदर, मैंने यहाँ पे भाव लिखे थे। तो अब मैं इसकी दशाओं पर थोड़ा एनालिसिस करूंगा कि दशाएं इस नेटिव की कौन सी चल रही थी। मुझे देखकर ये काफी स्ट्रोंग लगा, और मैं अभी देखिए D10 चार्ट भी आपको एनालाइज करके बताता हूं थोड़ा सा। D10 चार्ट में यदि हम जाते हैं तो फर्स्टली मैं दशाओं को देख लेता हूं, इसके बाद मैं D10 चार्ट करूंगा। इस नेटिव की जो दशा थी यहां पर मैंने लिखी हुई है, नेटिव की दशा में बताता हूं, देखिए एक मिनट को। तो नेटिव की दशा देखते हैं, उस टाइम पर जब इनका जॉब लगाया है तो वो वीनस मार्स की दशा है। देखिए कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है, आप ध्यान से समझिए। वीनस मार्स, तो वीनस कहाँ है? वीनस इस नेटिव का 9th लॉर्ड है और 4th लॉर्ड है। तो वीनस क्या हो गया इसके लिए? अति योग कारक हो गया इस नेटिव के लिए। अति योग कारक प्लेनेट की महादशा है, और उसके अंदर मार्स की अंतरदशा है। मैंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह दी है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो उसके अंदर मार्स मतलब 10th लॉर्ड की अंतरदशा हो गई, बिल्कुल ये परफेक्ट केस है आपका। 9th लॉर्ड में 10th लॉर्ड की अंतरदशा है, तो 10th भाव से रिलेटेड प्लेनेट की अंतरदशा आ गई, वो इसको बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब दिला सकती है। मार्स एक स्ट्रॉन्ग प्लेनेट भी है, क्योंकि ये मैंने बताया वर्गोत्तम है। इसके बाद यहाँ पर वीनस इसके लिए अति योग कारक है इस नेटिव के लिए। तो अति योग कारक प्लेनेट की दशा के अंदर फिर देखिए इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू क्यों क्वालिफाई करेगा वो भी मैं बता देता हूं। इसके 6ठे भाव में वीनस बैठा हुआ है, तो 6 भाव के वो रिजल्ट देगा। 6 भाव के रिजल्ट में बीमारी नहीं होती। इस स्टेज पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर करना होता है। 6 भाव से हम डिजीज देखेंगे जब उसकी डिजीज की उम्र हो जाएगी। तो देखिए वीनस ने इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस दिलवाई, और मार्स जो 10th लॉर्ड है उसने इसको प्रोफेशन में आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से देखिए कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दशा है। एजुकेशन की मैं अभी यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन भी वैसे हमें देखनी चाहिए, पर जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे पास क्वेरी लेकर आया है तो इट मींस वो एजुकेटेड तो होगा ही, इसलिए उसका एनालिसिस मैंने यहाँ पर नहीं किया है। अब मैं यहीं पे नहीं रुकूंगा, अभी मैं आपको इसको बताऊंगा। D10 चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वीनस में मार्स की दशा है तो क्या कुछ बनता है क्या, हम देखते हैं। तो D10 चार्ट के अंदर हमेशा हमें उसके 10th हाउस से देखना है जब भी प्रोफेशन से रिलेटेड मैटर्स को हम देखेंगे। तो यदि वैसे मैं इसके 10th हाउस को देखूं तो उसमें 4 साइन है, और 10 से 10th यदि मैं जाता हूं तो 1 साइन है जिसका लॉर्ड मार्स है, उसी की अंतरदशा है। और 9th साइन में यहाँ पर एक्सोल्टेड या 10 से 9th में देखेंगे हम एक्सोल्टेड वीनस बैठा है जिसकी महादशा है। तो यहां पर यदि मैं 10 से देखूं तो 9th और 10th हाउस का लिंक हो रहा है। तो जब भी आपको इन जनरल कर्म देखने हो तो D10 चार्ट की लग्न से देखते हैं, मगर प्रोफेशन देखना हो तो D10 चार्ट के 10th हाउस से देखते हैं। तो D10 चार्ट के 10th हाउस से मैं देखता हूं तो इस नेटिव का जब जॉब लगा है तो वो कब लगा है? D10 चार्ट में जब जाता हूं तो इसके 10th लॉर्ड की दशा में और 9th हाउस में जो प्लेनेट एक्सोल्टेड स्टेट में बैठा हुआ है
उसकी दशा है और 10th लॉर्ड की अंतरदशा है, जो बिल्कुल क्वालिफाई करती है इस नेटिव को ये प्रोफेशन दिलाने में। फर्दर मैं यदि यहाँ पे मार्स की पोजीशन देखता हूं तो मार्स की पोजीशन वैसे देखता हूं तो लग्न में है, जिसकी दशा है D10 की, तो वो भी अच्छा हो गया। और फिर जाकर देखता हूँ वीनस को, तो वो छठे भाव में है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेटर है। अब देखिए लिंकिंग कितनी स्ट्रॉन्ग बन रही है। जब मैं उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब से देखूंगा तो छठे भाव को मैं डिजीज का भाव नहीं देखूंगा। आपको जब एक कुंडली को एनालाइज करना है तो आप किस काम के लिए एनालाइज कर रहे हो, उस हिसाब से उन प्लैनेट्स को देखोगे। तो यहाँ वीनस जो छठे भाव में बैठा है वो डिजीज के लिए नहीं देखेंगे हम, उसकी उसमें कंपटीशन में आगे निकलने की कितनी कैपेबिलिटी है D10 चार्ट ये बताएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये 6 भाव में है वीनस। तो दशा और अंतरदशा के दोनों लॉर्ड अभी यदि आप D9 चार्ट पर भी आ जाते हैं, वो तो मैंने एनालाइज किया नहीं, अब D9 चार्ट को मैं एनालाइज करता हूं। देखिए मार्स यहाँ पे 7th लॉर्ड है, वो पद प्राप्ति दिला सकता है, और ये 6th हाउस से लिंक हो गया, छठे भाव में चला गया मार्स, और वीनस इसके अंदर आपका लिंक हो जाता है लग्न से। तो मैंने जो हाउसेस देख के लिखे हैं आप ध्यान से देख लीजिए, उन्हीं हाउसेस से प्लैनेट लिंकअप हो रहे हैं। लग्न छठा, 7वां, 9वां, 10वां और 11वां भाव होना चाहिए गवर्नमेंट सर्विस के लिए। तो इसके दोनों दशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड का सभी चार्ट्स में D1, D9 एंड D10 सभी चार्ट में इन्हीं भावों से लिंक हो रहा है, दोनों प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक जेमिनी सूत्र बता देता हूं। जो लोग बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं लगी, बहुत डिले हो गया, इट्स नॉट ए इजी थिंग टू प्रेडिक्ट। जेमिनी सूत्र में आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, ऑलरेडी डाला हुआ है, एनालाइज तो मैं आज ही कर रहा हूं। कारकांश लग्न में जब भी वीनस हो किसी भी नेटिव के, शुक्र वो गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। इस नेटिव की कारकांश लगने के अंदर शुक्र है, जेमिनी सूत्र है बिल्कुल परफेक्ट, तो इसको वो भी गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है। अब मैं इसमें जेमिनी दशा भी लगा के बताता हूं आपको। जेमिनी दशा का, अब दशाओं का भी मेरा वीडियोस देख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जो लियो और सेजिटेरियस की जो दशा और अंतरदशा होती है, लियो मीन सिंह और सेजिटेरियस का मतलब धनु की जब भी दशा है अंतरदशा होती है, वो तो आदमी को राइज करती है, फॉल करती है, दोनों काम करती है। उसको अपर राइज करने में भी वो दशाएं हेल्प करती है और फॉल कराने में भी दशाएं हेल्प करती हैं। फिर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी हम काम करते हैं उसके लिए आप एक पर्टिकुलर अंतरदशा पे न टिकें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेना एक लॉन्गर प्रोसेस होता है। पहले हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसका रिजल्ट आता है, फिर इंटरव्यू देते हैं, फिर कुछ होते हैं, तो उसमें सालों लगते हैं। तो एक से ज्यादा अंतरदशाओं को हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पे इस नेटिव की जो दशा चल रही थी उस एरीज एंड सेजिटेरियस थी। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया तो सेजिटेरियस अपने आप में क्वालिफाई करती है, और वो 11th हाउस के दशा है। सेजिटेरियस 11वें भाव की दशा है, तो 11वें भाव की दशा भी है और सेजिटेरियस दशा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर एरीज साइन की दशा आप ध्यान से देखिए, वो इसके आत्मकारक को एस्पेक्ट कर रही है। एरीज साइन जिसकी दशा है वो इसके आत्मकारक को एस्पेक्ट कर रही है। तो आत्मकारक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है इन दिस केस। ये कॉम्बिनेशन है, आप यदि जेमिनी के कॉम्बिनेशंस में जाओगे कि जो दशा है उसका आत्मकारक से लिंकअप होना चाहिए किसी भी तरीके का, या आत्मकारक दशा से 11वें या 10वें भाव में होना चाहिए। अब ये एरीज और सेजिटेरियस इस तरीके से सेटिस्फाई कर रही है। एरीज जो राशि दशा है वो आत्मकारक को एस्पेक्ट कर रही है, और सेजिटेरियस दशा इन जनरल आपको कोई भी पद प्राप्ति दिला सकती है, गिरा भी सकती है, दोनों ही कॉम्बिनेशन है। इसका नेक्स्ट दशा है एरीज एंड कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन को जब मैं पकड़ लेता हूं यहां से, तो कैप्रिकॉन से 11वें भाव में अमात्य कारक बैठा हुआ है। तो अमात्य कारक जब भी दशा से 10वें और 11वें भाव के अंदर हो तो वो आपको प्रोफेशनली राइज करता है, प्रोफेशन दिलवा सकता है। तो यहाँ पर इसको जेमिनी के बेसिस पर भी ये जस्टिफिकेशन इसका बन रहा है। फर्दर जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि जॉब कब लगेगा या प्रोफेशन कब लगेगा, आपको सैलरी कब मिलेगी, उसका एक ट्रांजिट का रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जो मैं प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपको कुंडली के अंदर लग्न लॉर्ड और 11th लॉर्ड को पिक कर लेना है। लग्न लॉर्ड और 11th लॉर्ड, इस कुंडली के अंदर मैं लग्न लॉर्ड को पिक करूं तो वो सैटर्न है, और 11th लॉर्ड को पिक कर लूं तो लिख लो अलग से, लग्न लॉर्ड हो गया हमारा सैटर्न।
और 11th लॉर्ड हो गया जुपिटर। इन ट्रांजिट 11th लॉर्ड लग्न या लग्न लॉर्ड से लिंकअप करे और लग्न लॉर्ड 11th हाउस या 11th लॉर्ड से लिंकअप करे तो पर्सन को सैलरी मिलती है पहली। इनसे नहीं तो 10th हाउस या 10th लॉर्ड से लिंकअप कर जाए वो, मतलब लग्न लॉर्ड, ध्यान से सुनिएगा, वो 10th हाउस 10th लॉर्ड या 11th हाउस 11th लॉर्ड से लिंकअप कर जाए, क्योंकि जॉब लगेगा तो सैलरी भी मिलेगी, दोनों में से किसी से भी कर जाए। इसी तरीके से 10th हाउस 10th लॉर्ड और 11th हाउस 11th लॉर्ड का लिंक ट्रांजिट में लग्न या लग्न लॉर्ड से हो जाए। अब आपको हाउस तो ट्रांजिट नहीं करता, तो आप ये समझ लीजिए कि 11th लॉर्ड या 10th लॉर्ड का लिंक लग्न या लग्न लॉर्ड से हो जाए। इन ट्रांजिट की बात कर रहा हूं मैं। ट्रांजिट में है 10th लॉर्ड या 11th लॉर्ड, वो लग्न या नेचुरल उसकी नेटल जो लग्न लॉर्ड है उससे किसी तरीके के संबंध बना ले, और ट्रांजिट में लग्न लॉर्ड 10th हाउस या 10th लॉर्ड से या 11th हाउस या 11th लॉर्ड से लिंक बना ले तो उसका नेटिव का जॉब उस टाइम लग जाता है। तो इसका जब जॉब लगा है, देखिए जो ट्रांजिट की कंडीशन है आज की डेट में, जॉब लगा है उस टाइम की, ये करंट केस है, थोड़े दिन पुराना ही। सैटर्न 11 साइन में कर रहा है, जुपिटर 1 साइन में कर रहा है। करते हैं क्या, देखो ये कंडीशन है, सैटर्न है यहाँ पे 11 साइन में कर रहा है, तो लगने पे ही कर रहा है, तो उसमें तो कोई खास बात ही नहीं हुई। मगर देखिए ये यहाँ से 11th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है और 10th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। लग्न लॉर्ड इन ट्रांजिट 11th हाउस या 11th लॉर्ड 10th हाउस या 10th लॉर्ड से कंबाइन हो जाए तो उस नेटिव का जॉब लग जाता है, सैलरी भी मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए लग्न लॉर्ड इन ट्रांजिट इस जगह पे है, वो 11th लॉर्ड जुपिटर को भी एस्पेक्ट कर रहा है और 10th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो इसकी जॉब भी लगेगी और इसको सैलरी भी मिल जाएगी। अब मैं आ जाता हूं 11th लॉर्ड पर। 11th लॉर्ड है जुपिटर, वो ट्रांजिट में देखिए वो लग्न या लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर दे, 10th हाउस या 10th लॉर्ड को कर दे। तो यहाँ पे ये जुपिटर है इन ट्रांजिट, वो करंटली 1 साइन में ही ट्रांजिट कर रहा है, तो लग्न लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो उसने लग्न लॉर्ड से कनेक्शन बना दिया। तो ये ट्रांजिट थ्योरी है, बहुत एक्यूरेट है, हमेशा आप देख सकते हो किसी भी तरीके के प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि लग्न लॉर्ड इन ट्रांजिट, लग्न लॉर्ड लेना है ट्रांजिट में, वो 10th हाउस 10th लॉर्ड या 11th हाउस 11th लॉर्ड, ये ट्रांजिट नहीं है। नेटल चार्ट का 10th हाउस या नेटल चार्ट का 10th लॉर्ड 11th हाउस या 11th लॉर्ड से लिंकअप करे तो नेटिव का प्रोफेशन भी लगता है, उसको इनकम भी होती है। इसी तरीके से दूसरा कॉम्बिनेशन है 10th हाउस और वो सॉरी 10th लॉर्ड लग्न या लग्न लॉर्ड से लिंकअप कर दे, 11th लॉर्ड लग्न या लग्न लॉर्ड से लिंकअप कर जाए इन ट्रांजिट, तो उस पर्सन का प्रोफेशन लगता है। तो इसमें सारी कंडीशंस मीट करती है, और भी हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो मैंने ये, क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो ये गवर्नमेंट जॉब जिसका लगा है, और ये वो केस है जिसमें मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि इसका दशाओं के बेसिस पर और बाकी पैरामीटर्स के बेसिस पर सिलेक्शन होगा पक्का। तो पक्का मैंने कहा था, बाकी पक्का तो ईश्वर ही करा सकते हैं। तो वो एक मेरी प्रेडिक्शन करेक्ट गई थी बिल्कुल ही, तो वो आपके सामने मैंने केस प्रेजेंट किया है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, आप कमेंट जरूर करें, चाहे आप नेगेटिव कमेंट करें तो भी उनका इंतजार रहेगा। और यदि आपको हमने एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि मेरा यह प्रयास सक्सेसफुल हो। नमस्कार।